हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आई गेस सब लोगों को आवाज और स्लाइड दोनों चीज क्लियर है। इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो एक बार फटाफट सब लोग अपने अटेंडेंस लगा देंगे और दोनों चीज कंफर्म करेंगे, आवाज और स्लाइड क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक बार फटाफट से प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, थोड़ा जल्दी प्लीज। सो दैट मीन्स इट इज क्लियर, ओके। तो कल हम लोगों ने ना एक टॉपिक था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी न्यूटन बाबा के आपके कुछ लॉज बचे थे। तो न्यूटन के 3 नियम और घर्षण, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमको अभी डिस्कस करने हैं। और इनको डिस्कस करने के बाद तब मैं ग्रेविटेशन पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद फिर हम लोग चैट प्राइवेट वाले जो बच्चे कह रहे हैं उस पर जाएंगे। बट उससे पहले जरा मैं इसको स्टार्ट कर लूं, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहां पर अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी कि सर ये फोर्स एंड मोशन वाले पार्ट का ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना इस क्लास में मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास और चाहिए होगी जिससे मैं आसानी से ज्यादा एग्जांपल्स कर इस चीजों को क्लियर कर पाऊं। सो अब गाइस यहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं। और जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको जरा बता दूं कि सर जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट होंगे वो अभी हम क्लास में लेंगे। और इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे, पीडीएफ, ये कौन सी क्लास है, ब्ला ब्ला, ऐसे करके कोई भी डाउट्स आते हैं XYZ, वो लास्ट के 5 मिनट के अंदर इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। पुराने वाले कैंडिडेट्स ये बात जानते हैं, जो नए वाले कैंडिडेट्स उनको बताना जरूरी है, नहीं तो बीच में उन्हें लगता है सर ये वाला हमारा कमेंट तो इग्नोर कर दिया। कमेंट किसी का इग्नोर नहीं किया है, बस टॉपिक हम अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सर न्यूटन बाबा का पहला नियम क्या कहता था? पहले अंग्रेजी में सुनते हैं फिर हिंदी में सुनेंगे। इंग्लिश में न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन states that if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest. If a body is in a state of motion, it will continue to be in a state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. किताबी भाषा खतरनाक सी लग रही है, नो डाउट। अभी आसान करते हैं हिंदी वाले। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान गति के साथ चल रही है तो वो एक समान गति के साथ ही चलती रहेगी, यानी गति करती रहेगी, जब तक कि आप उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगा देते। अब सर ये तो बात हुई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। लेकिन इसी में अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में इसका एक उदाहरण दूं, तो आप लोगों ने ना ये सवाल मुझसे 2-3 बच्चों ने क्लास की पहली चैप्टर में डिस्कस किया था, यानी पूछा भी था कि सर एक क्वेश्चन बताओ। मान लो क्या हुआ, एक फुटबॉल रखी है, फुटबॉल को किक किया, लात मारी, तो न्यूटन बाबा के हिसाब से जो फुटबॉल थी वो से लुढ़कती रहनी चाहिए थी, है ना। तो फुटबॉल लुढ़कती रहनी चाहिए थी, तो इसका मतलब वो कभी रुकती नहीं। हमने एक बार लात मारी और फुटबॉल चलती चली जाती, चलती चली जाती। ये फुटबॉल आगे जाके रुक क्यों गई? तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ फेल हो जाता है? तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, बताइए, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ फेल होता है? सर याद रखना, न्यूटन्स लॉज है ना, ये बेसिक लॉज है जो सब जगह एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कि फुटबॉल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लो, सब जगह एप्लीकेबल होंगे। तो डेट मीन्स कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे फेल नहीं हुआ। क्यों? इसका सिंपल सा पॉइंट है, राइट। हाँ बिल्कुल निखिल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं किसका एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लूं? बॉटल लाया हूं आज मैं, पहले बॉटल भूल गया था। बेस्ट एग्जांपल है ये। देखिए हुआ क्या, मैंने बॉटल को यहां से लुढ़काया। अब सर देखो, इंक्लाइन प्लेन होगा तो धरती से अपनी तरफ खींचेगी, जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, हो सकता है आज स्टार्ट करें तो कल स्टार्ट होगा। मैंने सर इसको लुढ़काया, इसको फुटबॉल मान लो, बॉटल मान लो, जब लुढ़केगी मैंने इसको धक्का दिया, ये आगे की तरफ खिसकती हुई गई। अब होगा क्या, जब ये बॉटल आगे की तरफ खिसकी तो ये वाला भाग, यानी ये वाला पार्ट, और मेरे हाथ का ये वाला पार्ट, यानी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, राइट। ध्यान सुनना ये वाली चीज, क्योंकि घर्षण जब मैं समझाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो जिस वक्त ये बॉटल आगे की तरफ खिसक रही थी, स्लाइड कर रही थी, तो अब सर दोनों सरफेसेस की बात करते हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये मेरी बॉटल वाला पार्ट। दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में है और ये बॉटल आगे की तरफ मूव कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बल लगा रखा है, यानी फोर्स लगा रखा है। तो एक बार यहां पर देख लेते हैं, एक ब्लैंक पेज लेंगे, थोड़ा सा इजीली समझेंगे। यहां पर न्यू स्लाइड, यस। सर ये लंबी वाली हमारी बॉटल हो गई,
और यहां पर लाल रंग से अपना मैं वो हाथ वाला पार्ट बना देता हूं, वो है ये पार्ट। तो एक जगह ऐसी थी जहां पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे। ये बॉटल जब आगे की तरफ जा रही थी तो इस दिशा में सर बल लगाया गया, यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं इस डायरेक्शन में मैंने सर फोर्स लगाया। आई हैव एक्चुअली अप्लाइड द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। लेकिन यहां पर होता क्या है, हेलो वसीम, यहीं पर ये जो नीचे देख रहे हो जो मेरा हाथ वाला पार्ट था, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाएगा। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अक्षय बर्मन, ये क्या है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। यानी जो हिंदी वाले हैं सर, इसको घर्षण के नाम से जानते हैं, जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ के बाद। दिस मींस क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस दिशा में हमेशा बल लगता है, हमेशा ऐसा होगा, ये JSS में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ELP में पूछा जा चुका है कि जिस दिशा में बल लगता है, अगर यानी आपका बल, इंग्लिश में बोलूंगा फोर्स, अगर ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, यानी ये अगर आपका बाईं से दाईं की ओर लग रहा है, तो आपका जो घर्षण है, यानी जो आपका फ्रिक्शन है, ये कहां लगेगा बेटू, ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा और ये फिक्स है, राइट, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अंशुमन, अक्षय, यस बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां तक तो सर हमको एक बात समझ में आई, लेकिन अब न्यूटन बाबा की बात पर मैं वापस आता हूं। अब इन्होंने जो ये बात कही, क्या ये बात पहले किसी ने कह रखी थी, जरा सोचिए, क्या ये बात किसी ने पहले कही रखी थी? अभी सनी आपके पॉइंट पर आता हूं, जहां पे आप कह रहे हैं ना अगर सरफेस टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो उसका भी मेरे पास एग्जांपल है, बस 2 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट कर लूं। तो न्यूटन बाबा ने जो बात कही है सर, ऐसी ही बात जो आप लोग कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं वाले, सर ऐसी ही बात गैलीलियो साहब कह चुके थे, जो कि वसीम बाबा ने बोला। मैं एक बार कमेंट ऑन कर देता हूं यहां पर, तो ध्यानपूर्वक सुनना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित प्रश्न पूछना, बेमतलब के एक्स्ट्रा डाउट्स पे नहीं जाएंगे अभी। PDF एंड ऑल मत पूछना, क्योंकि मैं जान मुझे कमेंट ऑन कर रखे, क्या आपकी बातें सुन पाए, आप एक दूसरे से कुछ सीख पाए। कई बार बच्चे ना आप कुछ सिखा भी देते हैं एक दूसरे को, तो ध्यान से, बस केवल जरूरी चीज है, अभी कोई मजाक मस्ती नहीं। तो सर यहां पे अभी वसीम ने बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं इट्स टोटली करेक्ट, लेकिन उसमें जो आप पूछ रहे हैं ना क्या ये पहले से किसी ने कोई बात कही थी, तो यहां पर आ जाते हैं गैलीलियो बाबा, यानी कि गैलीलियो साहब। अब ये गैलीलियो साहब ने क्या कहा, इनका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने एक बात कही, और वो ये बात थी कि सर संसार में जैसे हम लोग ये कह रहे थे कि कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, उनके हिसाब से एक शब्द दिया गया था जड़त्व, जो हिंदी वाले जड़त्व के नाम से जानते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इनर्शिया के नाम से जानते हैं, राइट। व्हाट इज इनर्शिया, ये जड़त्व क्या होता है? तो इनर्शिया या जड़त्व की बात करूं, ये एक प्रकार का बेटा आलस है। मेरी भाषा में ये जो जड़त्व होता है ना, ये एक प्रकार का आलस होता है। कहां गया ये? अब आप कहेंगे सर एक प्रकार का आलस बोले तो व्हाट, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साउथ इंडिया वाले भी हैं जो प्योर इंग्लिश ही समझते हैं। सो फॉर देम लेट्स टेक एन एग्जांपल। अपने अपने घरों में एक एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू अक्षय। अपने घरों में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे हम 2 भाई हैं, ऐसी सबके घर में किसी के 2 भाई, किसी के 3 भाई, या फिर अपने भाइयों में नहीं तो सर रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 2 टाइप के बच्चे। एक वो है जो अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, और एक वो बच्चा है कि सुबह उठते ही 6 बजे और बाहर वो क्रिकेट खेलने निकल गया, जब तक बिल्कुल धूप ना आ जाए, मम्मी से झाड़ू चप्पल जूते नहीं मिल जाए, तब तक वो घर में नहीं घुसेगा। यानी कि जो जिस स्थिति में वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। इंग्लिश में कहता हूं रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि सर परिवर्तन होने से खुद को रोकता है। आलसी तो हो गया, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। यस, सो एक इंट्रोवर्ट हो गया, एक एक्सट्रोवर्ट हो गया, राइट। सो अब देखिए आजकल बहुत ज्यादा बिल्कुल माधव, तो अब सर जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए ये सर यस, यहां पे सर ये इधर देख रहे हैं, ऊपर मार्कर रखा है, नीचे सर यहां पर मैंने माउस पैड का एग्जांपल ले लिया, मेरे सामने यही रखा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो मार्कर था ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, करेक्ट। ये मार्कर कैसा था, मार्कर था स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब यहां पर क्या हुआ, ये जिसके ऊपर है उसी चीज को मैंने एकदम से क्या किया, खींच दिया। अब यहां पर क्या हुआ, मार्कर इसके साथ ही पीछे की तरफ आना चाहिए था, सही बात है। तो जब मैं इसे पीछे खींच रहा हूं तो मार्कर को भी तो यहीं पे साथ में आना चाहिए था, लेकिन ये मार्कर वापस साथ में क्यों नहीं आया? मार्कर साथ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मार्कर जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में रहना चाहता था। अब देखो, अब मैं इसे पीछे की तरफ खींचता हूं, अब मार्कर मेरे साथ साथ आ जा रहा है, राइट। जबकि अभी क्या हो रहा था, देखो अब मैं आगे ले रहा हूं, आगे जा रहा है, यहाँ पीछे जा रहा हूं तो पीछे जा रहा है। लेकिन जब मैंने इसे एकदम से खींचा
तो एकदम से खींचने पे क्या हुआ, मार्कर भाई साहब यहाँ पर नीचे की तरफ वहीं के वहीं गिर गया, राइट। अब यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा ना मूव कर रहा है, यही सेम चीज ना मैं ग्लास ले आता, यहाँ पे प्लेट ले आता, थोड़ा और अच्छे से समझ में आता। बट यहाँ पर हुआ क्या है, अब समझते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था, यानी मार्कर स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल किसका होता है मार्कर वाला, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। यानी जड़त्व की जब हम बात करते हैं ना तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी सर विराम अवस्था, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति वाला, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा वाला। तो मैंने अभी आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दिया है, अब मैं आपको गति यानी मोशन वाला एग्जांपल देता हूं। सो गैलीलियो साहब का इस एग्जांपल पे देखो, कार जा रही है। अब जब कार जा रही है तो कार के साथ साथ बेटा इसके ऊपर ना एक बक्सा रखा हुआ है। कल मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझाई तब एक बात कही थी, क्या था सर, यहां देखिए क्या हो रहा है, ये जो कार है, कार के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, यानी यहां पे जो बॉक्स है, बॉक्स अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर ये विराम अवस्था में है या फिर ये चल रहा है। तो सभी लोग प्लीज आंसर देना और एक दूसरे आंसर को कॉपी मत करना, बस आंसर देना और एक दूसरे का आंसर देख सकते हो, बस उससे लेट नहीं करना है प्लीज। मैं पूछता हूं ये जो बक्सा ऊपर है ये गति कर रहा है या विराम अवस्था में है। जो इंग्लिश वाले हैं सर ये मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो देखो कुछ लोग कह रहे हैं रेस्ट में है, कुछ लोग कह रहे हैं मोशन में है। अब मैं आपसे बात कहूं सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो अभी आधा अधूरा है। वो क्या है, वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट है ही नहीं बेटा। क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा, तब जब आप मुझसे कहेंगे सर आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए ये वाली बात सभी लोग, सर आपको मुझसे पूछना पड़ेगा सर आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। सर मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा हूं तो मैं क्या अपने रेफरेंस को लेकर चल रहा हूं या मैं इस कार को रेफरेंस लेके चल रहा हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना, ये रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि माधव जरा सोचो, सर अपने पास गाड़ी है जिसके ऊपर वो सनशील्ड है, सनशील्ड क्या कहते हैं उसे, विंड स्क्रीन कहते हैं ना, जो ऊपर कार के ऊपर लगी रहती है। सो वो जो खुल जाती है। सो बेसिकली अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं, मान लो कि सर वो विस्टाडोम वाला कोच है या फिर सर कोई कार ऐसी है। सो अब कार के ऊपर बक्सा रखा हुआ है, मैं सर वो वाली शील्ड है जिसमें मैं आर पार देख पा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शील्ड है, सनरूफ कहते हैं, राइट 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 करेक्ट। तो मान लो सनरूफ वाली कार है, सनरूफ के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, अब मैं सर कार के अंदर चल रहा हूँ तो ऐसे बक्से को देखते हुए जा रहा हूँ मस्त एकदम। तो सर मैं भी मोशन में हूँ, बॉक्स ही मोशन में है, लेकिन यहाँ पे आप मेरे रेफरेंस में, कार के रेफरेंस में देखोगे तो बक्सा रुका हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहीं पे आप सर कार के अंदर बैठे थे, बॉक्स को देख रहे थे, और मैं बाहर खड़े खड़े इसमें देख रहा हूं कि हाँ ये वसीम बाबा बैठे हैं, ये माधव बैठे हैं। अब मुझे दिख रहा है कि सर ये बॉक्स भी आगे जा रहा है, ये वसीम भी आगे जा रहा है और यहाँ पे कार भी आगे जा रही है। समझने वाली चीज, दैट मीन्स के रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी जो मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ वो हम लोग अपने रेफरेंस की बात करें, मैं संजू सलोनी अनु, हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो कार जब मूव कर रही है दैट मीन्स बक्सा भी मूव कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी पूछेगा तो वहां पे हम लोग अपने रेफरेंस को लेके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, सर खुद को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या है, कार तो चल ही रही है, उसके ऊपर बॉक्स भी चल रहा है। अब एकदम से क्या हुआ, कार ने एकदम से यहाँ पे ब्रेक लगाए, और जैसी कार ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही ये बॉक्स आ गया नीचे। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो बॉक्स था वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही रुका ये सर नीचे गिर गया। दिस मीन्स व्हाट, कि यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो बताइए सर ये कौन सा होगा, ये बॉक्स वाला जो एग्जांपल है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है। पता है मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनर्शिया सबको पता होता है, बट एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन में ना हमेशा दे देगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। भाई साहब यहाँ पे होती है टेंशन, तो टेंशन ना हो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल हुआ सर इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्यों, क्योंकि सर ये मोशन में था, ये सर गति कर रहा था, कार रुकी, ये नीचे आ गया। दैट मींस ये जिस स्टेट में था उसी में रहना चाहता था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। तो मोशन वाला आलस हो गया। अब ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हमको। अब सर इसके आगे और बढ़ते हैं। अब गुरुदेव यहां पर सेकंड लॉ पे आ जाते हैं, और न्यूटन बाबा का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन बाबा का दूसरा नियम कहता है किसी भी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के सीधे अनुपातित होती है। कितना खतरनाक लग रहा है भाई साहब। अब मैं आपको इसको इजीली समझाता हूं। व्हाट इज दैट, इंग्लिश में सर जो कहेंगे, सर इफ आई टॉक अबाउट द मोमेंटम, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, राइट, व्हिच टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि और यहां पर अगर मैं बोलूं तो जो फोर्स है सर उसके यहां पर इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली वो क्या है ना, शायद रीडिंग एरर है, आपके स्लाइड आएगी उसमें कंप्लीट बिल्कुल सही जाएगा। तो लैंग्वेज भले ही टफ हो प्रियांशु, इसलिए मैंने बोला मैं ना सब जगह एग्जांपल देते हुए चलूंगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ।
ये जो कहना चाहता है, कहना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप लोगों ने कंचे खेले कंचे, ये न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। वो टाइपिंग एरर है कुछ, मतलब वहां पे बोर्ड रीड नहीं कर पाया, लेकिन आपका पीडीएफ आएगी वो सही है। सो कंचे सब लोगों ने खेले। कंचे वाले पॉइंट पर आते हैं सर, क्या कह रहे हैं, खटक्का ठीक है, मतलब कंचे में एक्सपर्ट है, मतलब इसका मतलब मैक्सिमम लोग कंचे वाले होंगे। जिन्होंने कंचे में नहीं खेले हैं तो बस समझ लेना क्या बता रहा हूं मैं। देखिए क्या हुआ, कंचे को कंचा बना लेते हैं एक सर, ये है कंचा, ठीक है, ऐसे होता है। अब कंचा में खेल रहा हूं तो यहां पे सर दो रखे हुए हैं। अब देखिए दो बॉल्स हैं यहाँ पे, मार्बल बॉल्स का एग्जांपल लेते हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है गाइस। अरे सब लोग खेलें तो लिंक कर पाएंगे। यहां पे से जो पीली वाली है, मैंने यहां पे ऐसे निशाना मारा और देखो दूरी यहां पे बराबर थी, सेम कंडीशन थी, कोई ऊंचा नीचा नहीं था, बिल्कुल सेम कंडीशन है। प्लीज यहां पर ध्यान सुनिएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड से शॉट मारते हैं। सो गुरुदेव जैसे ही मैंने यहां पर ऐसे मारा, ऐसे राइट, ऐसे लिंक किया, अब मान लो कि सर इससे टकराया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये मान लो सर ये है 10 ग्राम का और ये कंचा है 20 ग्राम का। बहुत ही सिंपल है, इसका एनिमेशन बन नहीं पाया, नहीं तो मैं इसका भी एनिमेशन दिखा देता। मैंने जब इसके ठीक सामने से इसको ऐसे हिट किया तो सर इसने एक कुछ दूरी तय की गई होगी इसके द्वारा, होगा ना, इसके द्वारा कुछ दूरी होगी। अब यहां पर सर जब मैं 20 ग्राम वाले कंचे को मारूंगा, सेम सब कुछ सेम है, फोर्स सेम है, राइट। सो मेरा बस क्वेश्चन ये है, सर ये 20 ग्राम वाला कंचा ज्यादा दूर जाएगा या इससे कम दूर जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी मोमेंटम वाले पार्ट को भूल जाते हैं, पहले मैं समझाऊं, पहले मैं न्यूटन बाबा के दूसरे नियम पे आता हूं। सो क्वेश्चन प्लीज, सर 20 ग्राम वाला ज्यादा दूर जाएगा कम दूर जाएगा। एक एक बच्चा सही है कि जो 20 ग्राम वाला है सर ये कम दूरी तय करेगा, बिल्कुल सही है। अब सर यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो हम लोग एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी हम दूसरे नियम की बात करते थे, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये वाला पार्ट आता है। तो बेसिकली मोमेंटम आता कहां से, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए सर एक्सेलरेशन मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं त्वरण। ये क्या था, वेग की परिवर्तन दर को हम लोग त्वरण कह रहे थे। यानी कि सर हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे, व्हाट वाज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग की परिवर्तन दर ही आपकी त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कहलाती है। सो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बराबर m इंटू जो A है, तो ये क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है गाइस, ये सब लोगों को पता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो अगर मैं सर यहां पर कुछ ऐसे लिख दूं, बराबर m इंटू, देखो v और u है तो एक ही बात ना बेटा, सर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, इंग्लिश वाले सर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, बात तो वही है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे v माइनस यू की जगह अकेले v लिख देता हूं, ठीक है गाइस, इतने में कोई दिक्कत, यहां तक सॉर्टेड है। अब सर यहां पे अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा नियम कैसे आया था, अब लॉजिक समझना। सर मोमेंटम क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मोमेंटम बराबर होता है सर मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मोमेंटम इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किताबी भाषा है सर, आसान भाषा में समझाइए, आसान भाषा में आते हैं। आसान भाषा में सर मोमेंटम का मतलब हो गया किसी भी वस्तु में निहित वेग कितना है, यानी द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, यानी गति कितनी कर रहा है। तो किसी भी बॉडी में सर मोशन कितना है, वो सर आपका मोमेंटम कहलाता है। अब सर यहां पे जो m इंटू वी लिखा है, क्या मैं इसकी जगह p लगा सकता हूं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं लगा सकता हूं सर। तो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया p अपॉन टी, यानी सर ये फॉर्मूला क्या बना, F बराबर p बाई टी बना। अब सर यहां पर v माइनस यू को v इसलिए लिखा बेटा कि ना वहां पे हेमा में लिंक कर पाऊं कि मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, सर वो है तो वेलोसिटी ही ना। यानी कि सर वहां पे हम लोग वेग की तो बात कर रहे हैं, उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करके आपका जो आंसर आएगा, आएगा क्या, वेलोसिटी तो आएगा। अब इनिशियल है कि फाइनल है वो बात अलग है। सर 25 मीटर पर सेकंड की शुरुआत करी थी, 30 मीटर पर सेकंड पे चले गए, सर वहां पे ओवरऑल वेलोसिटी की अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के बाद आएगी तो वेलोसिटी ना बेटा। तो यहां पर इसीलिए मैंने लिखा कि ये वाला जो पार्ट था, हाँ यहाँ पे वी डैश लिख देता हूँ, थोड़ा इजी होगा, चलो तो ऐसे करके लिख देते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पे सर वी नॉट मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो गया। तो डेट मींस कि F बराबर क्या हो गया, P बाई टी। एक बार देखते हैं,
कहानी समझाना जरूरी नहीं था, बट सर इससे क्या होगा ना, हमारे लॉजिक्स क्लियर हो गया, हमारा दिमाग खुल गया, हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने केवल रटा था। सो डेट मीन्स यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो डेट इज व्हाट, देखो मोमेंटम के चेंज होने का रेट, सर वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, आप लोग कल बोल रहे थे डीवी बाई डी टी, सो यहाँ पे क्या हो गया, सब लोग डीपी बाई डी टी की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देख रहे हो पी बाई टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आपके फोर्स के बराबर हो गया, दैट इज फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां से सर हमारा सेकंड लॉ निकल के आया, भावना समझ में आ गई है गाइस? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने सर अभी तक रटा था, अच्छा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। भाई साहब था क्या लॉजिक, लॉजिक एक्चुअली ये था, राइट? सो अब सर यहां पर प्लीज याद रखिएगा, ये जानबूझ के, हाँ ये जो चीज नीचे लिखी है ना, ये चीज मैंने यहां पर क्लैरिटी के साथ लिख दी है। सो वैसे अगर मैं अपने एग्जामिनेशन की बात करूं, हमको केवल और केवल इतना पता होना चाहिए कि पी का फॉर्मूला क्या है और दूसरा नियम क्या कहता है, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ था, राइट? सो अब सर जिन्होंने 10वीं में मस्ती ज्यादा कर रखी है तो वो ध्यान से सुन लें, अभी क्लास के बीच में ना एंट्री मारे। सो अब इस वाले पार्ट पे हाँ एक और बार समझ लेते हैं इसी सेम चीज को। तो बेसिकली मैं बस ये समझा रहा था आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो यहाँ पे मेंशन था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के कैसे था, कैसे डिराइव होकर आया था, तो मैंने बस यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल समझाया, क्या कि सर जैसे हम लोग फोर्स के फॉर्मूले के लिए बात करते हैं, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को बस मैंने यहाँ पर ये बताया, एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज v बाई टी, और m इंटू वी क्या होता था, m इंटू वी वॉज एक्चुअली p, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी p बाई टी, मोमेंटम के चेंज होने की दर जो थी वो फोर्स के बराबर थी। अब सर ये वाली चीज जो थी वो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, अब इसी में हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा न्यूटन के तीसरे नियम से लिंक होगा। प्रश्न ये है, अ बुलेट ऑफ मास 10 gram is fired with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड from a gun of mass 8 किलोग्राम, यानी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी गई। तो आप यहां पे ये बताइएगा, वो जो बंदूक है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी उस बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा, एक बार प्लीज आंसर दीजिएगा। थैंक यू भूषण, थैंक यू बेटा, इसका आंसर प्लीज दीजिएगा सब लोग, और कोई भी बच्चा ना एक बार आप लोग आंसर दो, मैं कमेंट करके कह देता हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना उनके मैं कई बार ये दिक्कत आती है, तो एक बार लिख देता हूँ। इफ आई एम नॉट विजिबल, चलो तो इतना पार्ट डन है। अब सर समझते हैं यहाँ पर न्यूटन बाबा के हम लोग जो तीसरे नियम की बात करते थे, तो एक बार उस नियम को मैं समझा दूं, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा रिकॉइल वेलोसिटी एग्जैक्टली है क्या। तो सब लोगों को 50 आंसर आ रहा था, अभी देखते हैं क्या आंसर होगा, लेट्स सी। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ये स्टेट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया के लिए एक विपरीत आपकी क्रिया होगी, यानी कि सर हम लोग हर एक क्रिया के लिए एक विपरीत क्रिया की बात करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सर बंदूक चलाई, ठीक है, अब जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाते में क्या होता है, बंदूक जैसे ही आप फायर करेंगे, ट्रिगर दबाएंगे, तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी, ऐसा है, यानी सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी के साथ ही आपका फोर्स लग रहा है। तो यहां पे से जब बंदूक चलाई है आपने, तो बंदूक का जो मास दे रखा है, बंदूक का मास दे रखा है आपका, कहां गई हमारी बंदूक, 8 किलो की, और यहां पे सर इसमें से गोली चलाई गई है, जिस गोली का जो मास है वो सर हो गया हमारा कितना, 10 ग्राम का, ठीक है 10 ग्राम, और वेलोसिटी यहां पर उस गोली की जो वेलोसिटी है बेटा वो है 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये कह रहा था, सर आप ये बताइए कि बंदूक को जब आपने चलाया तो बंदूक में वापस जब झटका आया तो कितना पड़ा होगा, राइट? बिल्कुल, दैट्स राइट, स्विमिंग वाला एग्जांपल बेस्ट होगा, सही कहा आपने अंशु। तो बेटा यहां पर हमसे पूछा था इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी अभी मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था, मोमेंटम क्या था, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, राइट? अब मोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मोशन वाले पार्ट पर चलते हैं। सो मोमेंटम m इंटू वी, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था। अब यहां पे होगा क्या, सर जब बंदूक चलेगी इस टाइम पर, जब आपने बंदूक चलाई है, बंदूक ने वापस पीछे की तरफ झटका मारा है, तो हम लोग यहां पर लिंक कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, बिल्कुल सर हम लोगों ने इसे पढ़ा है ना, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, कि सर ऊर्जा को ना तो बना सकते ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते, हाँ
एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जरूर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे, अच्छा इंग्लिश वालों के लिए रह गया, तो जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट यस इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम लोग अभी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, अच्छा मैं 2 मिनट ना कमेंट सेक्शन ऑफ करके ना एक बार बच्चों को ये बता दूं कि सर ये लोग रिफ्रेश कर लें। मैं इसी पार्ट पे आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना, कुछ बच्चों को ना कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट्स। सो एवरीवन काइंडली रिफ्रेश। ठीक है, सो यहाँ पर अब सर मैंने, अच्छा मैंने कमेंट लिखा वो पहुंचा ही नहीं। सब लोग ना मुझे बस 1 सेकंड देना, जरा मैं बच्चों को लिख दूं। आ गया ना, चलो हाँ। सो ठीक है हिमांशु बेटा, वो मैं नहीं कर सकता ना बेटा, मेरे पॉकेट साउंड नहीं आएगा। जहां पे आपने जिनसे बात करी तो उनसे कह दीजिए, है ना। सो वहां से थोड़ा सा इजी होगा, वहां पे बात कर सकते हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है हिमांशु। चलो सो बाकी लोग ध्यान सुनना। तो अब सर मैं आपको जो समझा रहा था वो ये था कि जो आपके हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बंदूक की बात करें, तो इस बंदूक वाले पार्ट में मैंने आपको मोमेंटम को बताया। मोमेंटम क्या था? P बराबर m इंटू वी, ऐसे ही था ना। अब सर ठीक है राहुल, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये P बराबर m इंटू वी की हम बात कर रहे हैं, तो सर शुरू में जो मोमेंटम रहा होगा वही बाद में भी मोमेंटम रहा होगा। यानी सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं संवेग की, संवेग जो पहले रहा होगा वही बाद में भी रहा होगा। तो डेट मीन्स कि सर P1 बराबर P2 होगा, है ना। अब यहां पे क्योंकि दोनों का दोनों बराबर हैं, तो इस वाले पार्ट पे मोमेंटम क्या था? P1 बराबर m1 v1 और P2 बराबर क्या था? m2 v2। अब मास सर क्या हुआ? मास हमारी बंदूक का कितना था? बंदूक का द्रव्यमान दे रखा था 8 किलो। इसका सर वेग निकालना था, यानी वेलोसिटी निकालनी थी। जो बुलेट थी यानी कि जो गोली थी सर, उसका द्रव्यमान क्या था? यहाँ पे ये जो हम लोग दोनों के दूसरे की बात करें, तो यहाँ पे हमारी जो बुलेट है उसका ग्राम दे रखा है, कितना? 10 ग्राम दे रखा है मास, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है सर हमको 40 मीटर पर सेकंड की। अब हम लोगों ने सर इसको बैलेंस क्यों किया, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स लॉज ऑफ थर्ड मोशन के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है कि सर यहाँ पे जब भी आप लोग गन को फायर करेंगे तो वहां पे सर रिकॉइल वेलोसिटी होती है, यानी कि सर रिकॉइलिंग ऑफ गन के हम लोग जब बात करते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है कि आपने जब ट्रिगर किया, जिस एक्शन में फोर्स लगा उसके अपोजिट एक्शन में भी सर एक फोर्स लगता है। नाउ तो अब सर जरा बैलेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने गलती करी है वो ये है सर, यहां पर आप देखिए पेपर में यहीं पे आपको घुमा देगा, यहाँ पे बुलेट का मास दे रखा है ग्राम में, जबकि बंदूक का जो द्रव्यमान दे रखा है सर ये दे रखा है किलोग्राम में। तो क्या ग्राम और किलोग्राम आपका बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमको यूनिट सेम करके लानी पड़ेगी। यूनिट सेम करके लानी पड़ेगी, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा इजी होगा। यहां पे मैं सर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। अब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पे V1 बराबर क्या हो गया? V1 बराबर हो गया 10 इंटू 40 अपॉन 8000। और इसके हिसाब से अजीत, यस, तो अब सर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया सर, 4 टू 8 यानी क्या हो गया, ये हो गया 1/20। और ये 1/20 जो हुआ, तो 1/20 यानी कि क्या हो गया 0.05। तो यहाँ पे जो आंसर आना था वो आना था सर ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो स्टार्टिंग में सर ए आंसर दिए थे वो गलत था, कोई नहीं प्रशांता, इट्स ओके। क्योंकि पता है पेपर में ना आप लोगों ने जो गलती करी है वो ऐसा नहीं कि केवल आप ही कर रहे हैं, ट्रस्ट मी 95% बच्चों के आसपास सर यही तरीका अपनाते हैं कि सीधे मास दे रखा है 8 तो 8 से सॉल्यूशन कर देंगे। और सर पेपर भी बहुत खेलता है, पेपर भी क्या करेगा, पहला ही ऑप्शन देगा कि भाई साहब अच्छा देखो आपका आ गया था, चलो चलो जल्दी से टिक करो, और आपने टिक किया, उधर हो गई नेगेटिव मार्किंग, राइट। कोई बात नहीं। तो जितने भी लोग सर यहाँ पे डी के साथ जा रहे थे वो एक ही करेक्ट है, बट यहाँ पर रिकॉइल का मतलब ऐसे समझना, किसने पूछा ये, कमल और राधिका ने। तो राधिका बेटा रिकॉइल का मतलब ये हुआ कि जो बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी वो आपकी रिकॉइलिंग कहलाती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे कि ये बंदूक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये अपने सामने बंदूक है, मैंने सर यहाँ पे इसका ट्रिगर दबाया, तो बंदूक से जब गोली आगे की तरफ जाएगी तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी, तो बंदूक ने जो पीछे की तरफ झटका मारा इसको हम लोग रिकॉइलिंग कहते हैं, राइट। इसीलिए मैं आपको बार बार इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से लिंक कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे यस अंशु, अब आप गलती नहीं करेंगे। तो पता है ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप लोग कहाँ गलत कर सकते हैं। मैं चाहता तो सीधे न्यूमेरिकल करके भी आगे बढ़ सकता था, तो इंपॉर्टेंट था। हाँ पबजी, पबजी से सब जानते हैं, सही कह रहे शीलू। चलो सर अब आ जाते हैं इंपल्स पे।
इसको कहते हैं आवेग। अब ये आवेग क्या है सर? ये इंपल्स क्या होता है? तो हम लोगों ने जो अभी मोमेंटम समझा था, है ना? माधव आ रहे हैं बेटा, सबके ही आ रहे हैं। तो अगर मैं सर आप लोगों से कहूं इंपल्स, तो इंपल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग के में परिवर्तन जो हुआ है वो किसके बराबर होता है? वो इंपल्स के बराबर होता है। एज सिंपल एज दैट। बस आपको यही पता होना चाहिए कि इंपल्स है क्या। तो सीधी सीधी बात है सर, आवेग के परिवर्तन को ही हम लोग संवेग के परिवर्तन को ही हम लोग आवेग के नाम से जानते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली इंपल्स। दैट्स इट। सो यहां पे हुआ, तो इतनी चीज तो हमारे सर यहां तक क्लियर हुई। अब यहां पे सर कुछ बच्चों के डाउट्स मैं जरा ले लेता हूं, तो एक एक करके। जैसे गांगुली साहब ने हमसे पूछा कि सर ये 8,000 कैसे आया? तो यहाँ पे देखो सही गांगुली, 8,000 इसलिए आया बेटा क्योंकि 8 किलोग्राम था। 8 किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करके देखो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे बेटा? 1000। तो 1000 से आपका कन्वर्जन हो गया, यानी कितना हो गया सर? 8 किलोग्राम आपका 8,000 ग्राम के बराबर हो गया। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको? और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दोनों यूनिट्स को बराबर करना था। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक बच्चे का डाउट है, पवार का डाउट आया है कि सर डिफरेंस क्या होगा? एक ही बात है बेटा वहां पे बुलबुल, बस क्या है कि ना हम लोग जो कहते हैं लॉज, तो लॉ किसने दिए हैं? किसी एक व्यक्ति ने दिया होगा ना। जैसे मान लो कि मैंने अपना कुछ नियम दे दिया कि देखो संसार में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो कहलाएगा दीपमनीज लॉज। इसी प्रकार से न्यूटन ने जो लॉ दिया, तो न्यूटन ने ऐसे 3 नियम दिए जो कि संसार में हर एक चीज पे वैलिड थे। तो उनका जो पहला नियम जो न्यूटन साहब द्वारा दिया गया था, वो ये था कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कोई एक समान गति कर रही है, एक समान गति से चल रही है तो चलती रहेगी। तो ये जो न्यूटन बाबा ने बात कही है, तो हमने क्या कह दिया? वो न्यूटन लॉ कहला गया, राइट। और ये बिल्कुल हूबहू मिलता था जो गैलीलियो गैलीली ने बात कही थी। उनके हिसाब से सर जो जड़त्व के नियम की हम बात करते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, वो दिया गया था गैलीलियो द्वारा। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली बेस्ड ऑन गैलीलियोज लॉ। और ये सब पेपर में एक्चुअली पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित था। तो 4 ऑप्शंस देगा, आप सीधे कहेंगे सर गैलीलियो गैलीली पर, राइट। सो गैलीलियो गैलीली द्वारा जो बात कही गई थी, न्यूटन का पहला नियम उसी पर आधारित है। तो ये बात हुई। अब मेरे ख्याल से बोलो आपका भी डाउट क्लियर हो गया। और किसका डाउट रह गया यहाँ पे सर? एग्जाम में बेटा, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर ही मैं कहूंगा कि ना बहुत ही मिनिमल, राइट। सो चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, सो इवन सीजीएल सीएचएसएल पे जाए ना, तो यहाँ पर ना के बराबर ही है न्यूमेरिकल्स। बट फिर भी कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकेस आ जाता है तो हम लोग उस चीज को कवर अप कर पाएंगे। तो मैं ना सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। इम्पल्स वाले पार्ट में डाउट है मुकेश को। तो मुकेश देखो, इम्पल्स को मतलब ऐसे समझो, मोमेंटम की कुछ एक वैल्यू रही होगी। जैसे मान लो आपसे सवाल में पूछा कि एक गाड़ी है, राइट। किसी गाड़ी का जो मोमेंटम है, पहले उसका मोमेंटम रहा 10 फॉर एग्जांपल, बाद में उसका मोमेंटम हो गया 5। तो यहां पे आप बताएंगे सर इंपल्स कितना होगा? तो इंपल्स सीधे कह देंगे सर उसका इंपल्स होगा 5। सीधे कैसे? क्योंकि सर मोमेंटम में जो चेंज आया है, तो मोमेंटम में जो चेंज है उसी को हम लोग सर इंपल्स के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज एक्चुअली द चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट। तो मोमेंटम में कितना परिवर्तन आया है, तो मोमेंटम में जो परिवर्तन आया है उसी को हम लोग इंपल्स, या अंग्रेजी में इंपल्स, हिंदी में आवेग के नाम से जानते हैं। सो अब सर यहाँ पर डेफिनेशन अब आ गए इतने वाले पॉइंट पर। चलो, सो अब न्यूटन के ना थर्ड लॉ पे और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारी चीजों पे लिंक कर लेंगे, ठीक है। सो अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे अभी हम लोग सर रिकॉर्डिंग ऑफ गन का एग्जांपल ले रहे थे। मैंने बंदूक चलाई, जानबूझ के मैंने न्यूमेरिकल पहले करा दी, इससे चीजें आसान हो जाए। अब सर मैंने यहाँ पे बंदूक पकड़ी, मैंने जैसे ट्रिगर दबाया, गोली तो आगे गई, लेकिन बंदूक ने पीछे की तरफ झटका मारा। आप लोगों ने जो एनसीसी करी होगी, तो एनसीसी करते में ये सबने सर कभी ना कभी फील किया होगा कि एनसीसी जब करते हैं ना, तो एनसीसी में बंदूक चलवाई जाती है। कुछ लोगों ने एनसीसी ज्वाइन अगर करी हो तो उनको पता होगा। सो बेसिकली जब आप गन चलाएंगे तो यहाँ पर से इस लोकेशन पे हम लोग गन रखते हैं, लेटे और फायर किया। तो जब फायर करते हैं तो गोली तो आगे जाएगी, लेकिन बंदूक पीछे से झटका मारती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि सर यहाँ पर क्या हो रहा है? विपरीत और समान आपकी प्रतिक्रिया हो रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल, मैं नाव पे चला, और नाव पे जब चला तो नाव से सर जैसे किनारे पहुंची, मैं नाव से उतरने वाला था, जैसे मैंने पैर आगे रखा, नाव पीछे की तरफ गई। क्या है सर? हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरे पे आ जाओ, जो रॉकेट है, रॉकेट जब सर ऊपर की तरफ जाता है तो उसी टाइम पर क्या होता है? वो नीचे की तरफ गैसेस छोड़ रहा होता है ना। तो सर यहाँ पे हम लोग सर बायोन्सी वाले फोर्स से लिंक कर सकते हैं कि सर अपथ्रस्ट वाला पार्ट के नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये रॉकेट आगे की तरफ जा रहा है। एक चौथा एग्जाम्पल और, आप सब लोग अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। घर के अंदर जब भी हम लोग नहाई करने जाते हैं, तो नन्नू नन्नू करने जब जाएंगे, तो नहाने से पहले आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाल्टी भर के रखिए,
मग्गे को लिया, मग्गे को सर आपने क्या किया, उल्टा करके उसको ऊपर से ऐसे प्रेस करने की कोशिश करी, और सब लोगों ने ही करा होगा, अभी नहीं करते होंगे, बचपन में तो करा ही होगा। मग्गे को लिया, आपने ऊपर की तरफ से प्रेस किया, तो जब आप ऊपर की तरफ से प्रेस करें तो नीचे की तरफ से ऊपर की अपने आप ही ऊपर मग्गा आ जा रहा है। जहां पे हम बायोन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो दैट मींस कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन बाबा का तीसरा नियम है। सो अब सर इतना वाला पॉइंट हमारा यहां तक तो लिंक हम कर पाए। अच्छा अभी भी करते हैं, तो यहां वाला पार्ट तो हुआ। अब देखिए, सो सेकंड लॉ, अब मैं तीनों लॉ को ना एक एक करके, एक सारी चीजों को, तीनों पार्ट को एक एक करके जल्दी से लिंक कर लेते हैं। चलिए, सो अभी तक हमने जो जो पढ़े न्यूटन सर के तीनों नियम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब मैं आता हूं उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे यहां पर इस वाले पार्ट को पढ़ाना चाहिए था अपने एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, एग्जामिनेशन के हिसाब से जो चीज आती है, थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, हमने जितने एग्जांपल्स लिखे वो सब हमने इसलिए पढ़े कि हम लोग चीजों को लिंक कर पाए। अब जो बच्चे हैं जो बिल्कुल 10वीं में बिल्कुल तगड़ी वाली मस्ती करके आए हैं, बस हाँ रात में पढ़े और जैसे जैसे पास हो गए, अब उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बता दूं कि आप लोगों को जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जो कुछ कैंडिडेट्स हैं ना, 4 से 5 कैंडिडेट्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में मस्ती करके बस जैसे जैसे पास हुए, तो उनके लिए भी एग्जाम्पल है। तो सीधे आते हैं यहाँ पे सर, पहला नियम क्या कहता था? पहला नियम ये कहता था, कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि आप उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगा देते, राइट? सो फर्स्ट लॉ क्या स्टेट कर रहा था? इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until unless an external force is applied on it। ये न्यूटन बाबा का पहला नियम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपसे पेपर में जो पूछा जाता है वो प्रश्न ये पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये सर संबंधित है गैलीली से, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था, यानी यहाँ पे सर जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, राइट? तो बस इतना ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कहानी नहीं सुननी है। ये बाकी बच्चों के लिए था जहां पे मुझे डिटेल में समझाना था। दूसरे पे आते हैं, सेकंड लॉ ने क्या बोला? सर सेकंड लॉ में ये बोला गया, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it। यानी सर अगर मैं यहाँ पे संवेग की बात करूं तो संवेग की परिवर्तन दर जो है वो सर सीधे समानुपाती किसके होती है? बल के। दैट्स इट। बस यहीं से आपका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, एक तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? दूसरा जो आपको याद रखना है बस वो ये पार्ट है, मोमेंटम बराबर क्या हो जाता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि सर आपके ना जो एएलपी में, एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो, केवल एएलपी और एनटीपीसी की, तो उसमें सवाल ऐसे पूछा था, संवेग, द्रव्यमान और किसका गुणनफल है? तो यहां पे सर सीधे आ जाएगा वेग का, गति का, इस तरीके से। यहां पे तीसरे पे आते हैं सर, यहीं पे सर एक और चीज थी जिसको हमने इंपल्स बोला था, और इंपल्स क्या था? इंपल्स बराबर था चेंज इन मोमेंटम, यानी आवेग किसके बराबर होता था? सर इस मोमेंटम के परिवर्तन के बराबर, यानी कि सर यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं P1 माइनस P2। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? इस इंपल्स के बराबर, जिसको हम लोग आवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा नियम क्या कहता था? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया के लिए आपकी एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ये चीज हमारी हो गई न्यूटन के तीनों लॉज। और आप लोगों में से जितने भी लोग अभी बाद में ज्वाइन करें तो केवल इतना ही इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इतने में ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। चलो, सो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर इस सवाल पर। इस सवाल को देखते हैं कौन लगाएगा। तो यहां पे सर सवाल है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में एक पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उस अवधि में उस पिंड का विस्थापन ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले प्लीज। क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर per second to 30 मीटर per second in a certain period. So you have to find the displacement of the body in that period. तो प्लीज फटाफट से इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, क्या होना चाहिए। सो जल्दी प्लीज, वो फर्स्ट से आता है बेटा, है ना? चलिए, सो फटाफट सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे 100 के साथ, 100 100 100। सो अशफाक ने बोला सर v स्क्वायर यूज कर प्लस 2s लगा देंगे। ठीक है, देखिए तो सर हमको यहाँ पे क्या क्या पता है? यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको पता है, उसके अलावा जो आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 हो गई है, यानी कि सर यहाँ पर हमको u पता है, v पता है, और हमको सर निकालना है विस्थापन, यानी हमको इसके बारे में पता लगाना है। अब हमेशा जब भी पेपर में सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है मुझे क्या क्या पता है और क्या निकालना है।
तो मुझे सर इतनी चीजें पता थी और ये निकालना था। क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला दे रखा है? तो जी हाँ, संजू, विजय, गुड़िया, हमको ऐसा फॉर्मूला पता है। और वो फॉर्मूला क्या था सर? वो फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप लोगों को मैंने कल ही इसके बारे में बताया था, याद है? तो अब सर यहां पर आप लोगों को ना डिटेल में नहीं जाना है बहुत ज्यादा कि सर यहां पे ना मैं स्क्वायर करूंगा फिर टाइम, इतना टाइम ही नहीं है भाई साहब हमारे पास। हमको सीधे अपना लॉजिक लगाना है कि सर मैं बेसिकली मैथ्स अपनी कितनी सिंपल से सिंपल कर सकता हूं। तो वी स्क्वायर मेरा कितना है सर? ये हो गया हमारा 30 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, हमारा एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4, और सर ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एस, है ना? तो अब गुरुदेव हमें यहां पर क्या दे रखा था? हमको दे रखा था अंतिम वेग राहुल, हमको दे रखा था प्रारंभिक वेग, हमको दे रखा था त्वरण, और हम लोगों को विस्थापन निकालना था। तो विस्थापन जब निकालूंगा तो क्या सर मैं यहां पर ऐसे आंसर निकाल सकता हूं? नहीं, बेसिक सी मैथ्स है, राइट? तो यहां पर अगर मैं ये देखूं, ये क्या बना लूंगा, 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर एस। अब सर ये देख रहे हो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? सिंपल सी बात है, इसको मैं लिखूंगा 30 और 10 का जोड़, 30 को घटा देते हैं 10 से, बटे 2 इंटू 4, ठीक है। अब सर यहां पे आ जाओ, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40, 20, 2 और 4। सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। अब इस टाइम पर आप पीहू, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करें ना इसी टाइप के। अब देखिए यहां पे सर 2 10 या 20, ठीक है, और 4 10 या 40, तो क्या होगा 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 100। सो यहां तक मैक्सिमम लोग ये आंसर आ गए। तो गुड़िया, वसीम, सलोनी, क्रिश, रूबी, प्रवीण, एक एक बच्चा यहां तक हमारा लिंक कर पा रहा है कि सर यहां पर हमको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। 1000 नहीं आएगा बेटा, 1000 आप गलत कर देना दीक्षा, यहाँ पे आंसर 100 आएगा। सो राहुल, अनु, दीक्षा, कविता, यहां तक क्लियर? अब सर अगला क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो यहां पे सर जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये सर क्या देगा? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के तहत जो इसका क्षेत्रफल होगा उससे हमको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? एक बार फटाफट से आंसर दो, उसके बाद मैं सर फिर घर्षण समझाऊंगा। बिल्कुल। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो हमको मिलेगा सर वो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, आज हमारी तीसरी क्लास है। चलो, सो अंशुमन, मुकेश, विनीत, अमित, तिही, शुभांकर, रजनी, बिल्कुल ठीक। अब सर यहां पर हम लोग आ जाते हैं सीधे अब घर्षण वाले पार्ट पे। घर्षण, सो घर्षण क्या था? घर्षण सर जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं और उसमें से एक वस्तु चल रही है, स्थानांतरित करने का इरादा रख रही है, तो दो सतह के बीच में एक बल विकसित होता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने बोला था कि घर्षण अभी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो ये ना जब क्लास की स्टार्टिंग कर रहे थे तो एक बच्चे का डाउट मैं लेता हूँ। सो अच्छा, इंग्लिश वाले पार्ट के लिए भी है। So the friction acting between the surfaces of two bodies when they are not moving with respect to each other, but yes, they tend to move is actually static friction. तो अभी static friction और ये सब क्या होते हैं पे अभी आएंगे। So मोहिंदर, let's understand. So my question is, मैंने आपको एग्जांपल जो बोतल का लिया था, ये बोतल थी, हाथ पे रखी, इसको मैंने आगे की तरफ धक्का दिया, तो दोनों सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में थे, तो आपने फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लिया। मेरा क्वेश्चन अब बदल जाएगा, जो एक बच्चे का डाउट था मैं उसी बच्चे पे आता हूँ। सो नाम मैं भूल गया, सॉरी, लेकिन आप पे किसी ने तो पूछा था, क्लास की स्टार्टिंग में था। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या इस टाइम पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है? ध्यान सुनना, तब मैं टाइप्स वाले पे जाऊंगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। अगेन आई एम आस्किंग, सर इस बॉटल को मैंने ये मूव किया, क्या इस टाइम पे कोई घर्षण लग रहा है, हाँ या ना? तो मिट्टी कह रही है नहीं, बुलबुल इज सेइंग एयर ड्रैगिंग यस, दीक्षा इज सेइंग यस 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 यस, कुछ लोग नो के साथ जा रहे हैं। बेटा यहां पे द आंसर इज यस। जो लोग नो के साथ जा रहे हैं, लेट मी टेल यू सर, यहां पर यस देयर इज अ फ्रिक्शन। अब आप कहेंगे सर हैं, यहां तो सर कांटेक्ट ही नहीं हुआ, यहां कैसे फ्रिक्शन हो गया? सो आइए सर इस घर्षण के बारे में समझाता हूं। यहां पे मैं जिस घर्षण की बात कर रहा हूं सर वो होगा हवा के कारण। किसके कारण सर? दिस वुड बी बिकॉज ऑफ एयर। आई विल गिव यू द एग्जांपल कि सर ऐसे कैसे हो गया। आप कहेंगे सर अरे सर ऐसे क्या, ऐसे तो हर शरीर में घर्षण हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सर तारा टूट के आ रहा है नीचे, ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना, तारा टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है।
क्या टूटता हुआ तारा देखा है किसी ने? एक बार मुझे फटाफट से आंसर देना। यस, बिल्कुल प्रशांता, उसी पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। तारा टूटते हुए सबने देखा है। जिस टाइम पर तारा नीचे की तरफ आ रहा होता है, आपने कभी देखा है सर, वो ऐसा लगता है जैसे चमकता हुआ तारा पीछे की तरफ तेल सी निकली हुई है, फील आता है सर, वहां पर क्या है, आग सी लगी हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, नहीं तो मैं भी यहाँ पे लेके आता। तो वहां पे उस तारे में होता क्या है, जब वो तेजी से धरती की तरफ आ रहा होता है सर, ऐसे बहुत सारे तारे टूटते हैं, तो टूट के सर धरती पे तो बैंड बच जाएगी हमारी। तो होगा क्या, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, सर हवा के प्रतिरोध के कारण वहां पर क्या होता है सर, वहां पर घर्षण होता है, यानी फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसमें क्या होता है, वहां पे वो जल जाता है, या फिर हम कहेंगे आग लग जाती है, राइट। सो बेसिकली अब सब लोगों को पता रहना चाहिए। ये सीजीएल का एक मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। सर बर्मा सब लोगों ने देखा होगा, पुराने टाइम पे जो कारपेंटर्स यूज करते थे, आपने देखा होगा कुंडी लगाते हैं ना जहाँ पे, तो कुंडी लगाने के लिए लकड़ी की जो चौखट होती थी पहले, उसके अंदर एक छोटा सा होल रहता था, जिसमें हम लोग कुंडी ऐसे लगा देते थे, फिर ताल लगाते थे। तो वो होल करने के लिए क्या होता था, एक बर्मा, हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसा कोई डिवाइस जिसको सर इस तरीके से रोटेट करते थे, और रोटेट करने से क्या होता था, वहां पे सर लकड़ी का बुरादा निकलता जाता था और होल हो जाता था। लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे सर उसी बर्मा की मैं बात करता हूँ, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते थे तो होल हो जाता था। अब जरा सोचो, मैं सर उसी में देर तक इस तरीके से ड्रिल करता रहा हूँ, ड्रिलिंग, राइट। जैसे अब लेटेस्ट एग्जांपल में लो, ड्रिलिंग मशीन का जो एग्जांपल है। ड्रिलिंग मशीन का ये सवाल एक्चुअली आपका एसएससीजे में पूछा गया था, या जेडब्ल्यूएससी में था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं सर, जेडब्ल्यूएससी या एसएससीजे में किसी का पूछा हुआ सवाल है, और सीजीएल में था वो बर्मा वाला सवाल। तो दोनों पार्ट से लिंक करना, तो ऐसे पूछ लेता है कि सर इनसे आग कैसे लग जाती है, तो जो ड्रिलिंग मशीन है उसे आग कैसे लग जाएगी, जरा सोचो। तो आग इसलिए लग जाएगी क्योंकि सर जब आप उसे ऐसे रोटेट करेंगे, यानी सर उसे जब चलाएंगे, तो इससे क्या होगा, वहां पे घर्षण बल पैदा होगा, और यहाँ पे जब बल पैदा होगा, तो इस घर्षण के कारण अगर वो ज्यादा देर तक करते रहेंगे, वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होने लगेगी, यानी ऊष्मा बनेगी, और उस ऊष्मा के कारण क्या होगा, एक लिमिट के बाद वहां पे आग लग जाएगी, राइट। अब सर जो मैं घर्षण था, घर्षण हम लोग अच्छे जानते हैं, फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ फोर्स। यस, फ्रिक्शन की अगर बात करें सर, इट इज एक्चुअली अ फोर्स, जहां पे हम लोग दो, अगर सर्फेसेस की बात करें, अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में हैं और किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है, विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं फ्रिक्शन के नाम से जानता हूं। अब सर क्या ये घर्षण एक ही प्रकार का होता है? नहीं, घर्षण भी बेटा आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहां पे पुराने जमाने की बात करें, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांता बोल रहे हैं सब, पुराने जमाने में हम लोग जानते हैं ना सर, जैसे हम लोग एक तरह से मंकीज की फैमिली को बिलोंग करते, एप्स की फैमिली को बिलोंग करते थे, पर हम लोग समझदार थे। तो समय पर आग का आविष्कार जो था, पत्थरों को सर जैसे टकराया, उससे सर चिंगारी निकली, उसी सर कुछ पका लिया, तो क्या था, वो भी तो घर्षण का एग्जाम्पल था, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। तो गुरु जी, ये जो घर्षण है ना, घर्षण भी आपके अलग अलग प्रकार के हैं। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, क्या ये कुर्सी आप लोगों को दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रही ना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं, रखा होगा नहीं रखा है, ठीक है। तो सर अब यहां देखना, इस बस को मान लो ये बस रुकी हुई है, ठीक है, इस बस को रोक देते हैं पहले, रुकेगी कि नहीं रुकेगी बस देख लेते हैं। अगर बस रुक जाए थोड़ा सा इजीली समझा पाऊंगा। बस तो नहीं रुकेगी भाई साहब, चलो बस चलने दो। सर यहाँ पर एग्जाम्पल मुझे बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। एक बक्सा बना दूंगा बढ़िया सा, अब आप फील ले लेना, ये मेरे सामने बक्सा है, ठीक है। अब मैं सर इस बक्से को पूरी ताकत से धक्का मार रहा हूँ, पूरी ताकत लगा दी मैंने, धक्के को आगे, इसमें बक्से में आगे तक धक्का लगा रहा हूँ, यानी क्या हो रहा है सर, यहाँ पे मैंने फोर्स जो लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, मैंने जो बल लगाया है वो इस दिशा में लगाया है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मेरा हाथ लगा हुआ है, पुश कर रहा हूं, इसे पूरी ताकत लगा दी, ये बॉक्स आगे की तरफ मूव कर ही नहीं रहा है, बहुत ताकत लगा दी, नहीं कर रहा है मूव। दैट मीन्स व्हाट, कि सर यहाँ पर मैं अच्छे से जानता हूं, जब मैं धक्का लगा रहा हूं सर, यहाँ पे जमीन है नीचे की तरफ, और जो नीचे की तरफ जमीन है ये सर बॉक्स है, यानी दो सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में है, यही मैंने बात की थी, यानी दो सतह एक दूसरे को छू रहे हैं। जब दो सतह एक दूसरे को छू रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सब लोग अच्छे जानते हैं सर, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। आज आपके लॉजिक क्लियर करने वाला, कुछ लोग कहना सर इसका वजन ज्यादा है, एक्चुअली वजन ज्यादा वाला लॉजिक इज डिफरेंट, समझना। मैंने जब यहाँ पे फोर्स लगाया, पूरी ताकत लगा दी, ये बक्सा आगे नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे हुआ
कि सर या तो फोर्स और फ्रिक्शन बराबर वैल्यू के हैं, या फिर मैं फोर्स कम लगा पा रहा हूं, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। सब फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा विजय, बट उसमें भी या तो मेरा फोर्स और फ्रिक्शन बराबर ही है, या फिर मेरे यहां पे फोर्स में जो लगा रहा हूं वो कम लगा रहा हूं, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो इस वाले केस में क्योंकि बक्सा टस से मस भी नहीं हुआ, बॉक्स जब मूव नहीं कर रहा है, देखो कोई चीज अगर चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो आप कहेंगे सर आप किस में हैं, आप यहाँ पे स्थैतिक हो गए। आप कहेंगे सर आप कैसे हैं, आप स्टैटिक पोजीशन में, दैट मींस आई एम नॉट मूविंग, राइट। सिमिलरली जब यहां पर बॉक्स आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, तो बॉक्स कैसा है, वहीं के लिए रुका हुआ है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, ये सर आपका बॉक्स जो है स्टैटिक है। और किसके कारण, सर ये फ्रिक्शन के कारण। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल हुआ। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अब इंग्लिश वाले आ जाओ। सो द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द टू बॉडीज, एक वो बॉक्स था, एक वो जमीन थी, व्हेन दे आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बॉक्स रखा था जमीन के पास, तो ना तो सर बॉक्स आगे जा रहा था ना बॉक्स पीछे आ रहा था, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन मूव करने की कोशिश जरूर हो रही थी। पूरा धक्का लगाया, बॉक्स आगे जाने की सर कोशिश तो कर रहा है लेकिन मूव कर नहीं पा रहा है, दैट मींस बट टेंड्स टू मूव, बट इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग। इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट यहीं पे सर स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद मैं अगले फ्रिक्शन पे अगर जाऊं, सो अगला आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी सर अब हम लोग ये ना काइनेटिक एनर्जी से लिंक मत करना बेटा प्लीज, यहां पे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे जो जा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग गतिज घर्षण की बात कर रहे हैं। अब गतिज घर्षण में क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, ये देखो मेरे सामने यहां पर ये जो बॉटल है, ये आगे की तरफ चलती हुई जा रही है, ये देखो चल रही है, मूव कर रही है। तो बेटा यहां पे जब बॉटल जब आगे की तरफ चल रही है, तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें बल आगे की तरफ लगाया है ना, ओनली एक्शन। जब मैं इसे आगे की तरफ बल लगा रहा हूं, तो यहां पर ये एक तो भाग ऐसा है जब बोतल मेरे हाथ को छू रही है, सब विपरीत दिशा में एक बल लग रहा होगा जिसको हम लोग घर्षण कहेंगे। तो जब ये बोतल चल रही है, इस वक्त जो बल लग रहा है वो सर गतिज घर्षण हो गया। और जब सर ये बोतल रुकी हुई थी, मैं पूरा धक्का, तो यहां पे सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी कि सर ये आपका स्थैतिक घर्षण का एग्जांपल था। ये दो चीजें तो हमको समझ में आई, लेकिन अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाले पार्ट पर आता हूं विवेक। एक सेकंड पहले दो चीजें यहां पे क्लियर हो गई सब लोगों को, जब गति कर रहा है तो गतिज घर्षण, रुका हुआ था तो स्थैतिक घर्षण, कुछ नई बात नहीं है, एग्जांपल इसलिए समझा जैसे आपको लिंक हो जाए। अब एक बच्चे का डाउट आया, सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में आएगा, स्लाइडिंग, सर स्लाइड हमने कहीं तो सुनी है, कोई मुझे बताएगा स्लाइड कहां होता है। लिमिटिंग पे अभी आता हूं वसीम, 2 मिनट पर ना, एक ही करके सबके डाउट्स लेता हूं। तो किसी बच्चे ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला, तो कितने लोग स्लाइड जानते हैं, चाहे हिंदी माध्यम वाले हो अंग्रेजी माध्यम वाले हो। पार्क का बेस्ट एग्जांपल है, अपने स्कूल जब हम लोग छोटे थे, खैर मैं तो प्ले वे में नहीं पढ़ा हूं, आप लोगों में से अगर कोई प्ले वे में पढ़ा हो तो सर स्लाइड, वो फिसल पट्टी जिसे हम हिंदी में कहते थे, याद है फिसल पट्टी वाला, तो मैक्सिमम लोग, तो यहाँ पे सर जो फिसल पट्टी वाला पार्ट होता था जिसको हम अंग्रेजी में स्लाइड कहते हैं, तो उसमें क्या होता है सर, आप मस्त लेटे हुए हैं और नीचे की तरफ खिसकते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है उनके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हम लोग सर हमारा फेवरेट वाटर पार्क, वाटर पार्क में सब लोगों ने स्लाइड्स देखी है, राइट। सो वाटर पार्क में जो स्लाइड्स लगी होती हैं उसमें मस्त एकदम ऐसे लेट जाओ और मस्त एकदम खिसकते खिसकते मस्त एकदम पानी में, आहा जन्नत में पहुंच गए। सो बेसिकली वाटर पार्क में जब स्लाइड कर रहे होते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप वाटर पार्क में उसमें फिसल रहे हो स्लाइड में, सर क्या आप वहां पे रुके हुए हैं या फिसलते हुए आगे जा रहे हैं, यानी मूवमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मैं उसमें फिसलते हुए आगे जा रहा हूं। जब मैं फिसलते हुए आगे जा रहा हूं तो मेरी जो पीठ वाला पार्ट है, मेरा जो बैक वाला पार्ट है, यहां पे सर उस सरफेस की बात कर लेता हूं, दूसरा स्लाइड के सरफेस की बात कर लेता हूं, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में। जब दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में और सर साथ में मूव भी कर रहा हूं, यानी कि सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल हुआ। इस काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर दैट मींस कि मैं दो आपको उदाहरण दूंगा सर, एक यहां पर होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जहां पे वो स्लाइड वाला एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा होता है सर घूर्णी गति, जहां पे घूर्णी घर्षण, जहां पे हम लोग रोटेटरी मोशन की बात करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सर देखो, पहिया घूम रहा है, घर्षण तो लग रहा है, तो यहां पे सर जो घर्षण लग रहा है ये क्या हो गया सर, ये आपका रोलिंग आपका फ्रिक्शन हो गया। ये सर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, राइट। सर टाइम हो गया, मुझे पता है 2-3 मिनट और मैक्सिमम लूंगा। सो गाइस गतिज घर्षण में मैंने आपको जैसे ही बोला, यहां पर आप दो चीजों की बात कर सकते हैं, एक हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। सो रोलिंग फ्रिक्शन में आप किसका उदाहरण ले सकते हो, ये पहिए का, ये देखो यहां से सर ये जमीन से टच हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है सर, राइट। और जब मैं फिसलने की बात कर रहा था वो सर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। अब वसीम ने एक चीज और बात करी, वसीम बाबा ने बोला कि सर एक बात बताओ
कहां गए हमारे वसीम बाबा, आपका क्या डाउट था? कुछ तो आपने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, सो एक सर लास्ट फ्रिक्शन और बताने वाला हूं मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद मैं फिर इसे खत्म करूंगा। बेटा झूला कौन सा? झूले पे अगर आप जा रहे हैं तो मैं वहां पे ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल लूंगा। अंशुमन सिंह, अंशुमन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे स्लाइड वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे। तो एक लास्ट पॉइंट और है आज के लिए, ये हमारा हो गया यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकंड, लिफ्ट में आपको कल पढ़ाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट और है, खुल जा बाबा। चलो अब सर यहां पर एक घोड़े का एग्जांपल लेते हैं। यस सर, एक गाड़ी, इसको खींचने वाला एक घोड़ा। देखो मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे पता है कि ये क्या जानवर है, मुझे खुद नहीं पता है, कुछ तो है जानवर, बस फील ले लेना कि ये घोड़ा जैसा कुछ है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा सुंदर है, अति सुंदर है। अब देखो सुनो गुरुदेव, बस लास्ट एग्जांपल है। यहां पे ये जो भी घोड़ा, भैंस, गाय जो भी लग रही है आपको, ऊंट लग रहा है, जो भी है, टर्टल लग रहा है, इसने सर क्या किया, गाड़ी को आगे खींचने के लिए इसने ताकत लगाई। इसने सर इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करी। ठीक है, नाउ इसने जब इस दिशा में से को खींचा है, गाड़ी तो रुकी हुई अवस्था में थी, जब ये आगे की तरफ खींचेगा तो मुझे बस ये बताओ साहिल, कुलविंदर, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, यानी हिंदी वाले जो हैं, इसमें जो घर्षण लगेगा, बस ये बता देना सर, ये लेफ्ट से राइट की तरफ लगेगा या फिर ये राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा? ये सर बस ये बता दो, ये दाईं से बाईं की ओर लगेगा या बाईं से दाईं की ओर लगेगा? प्लीज एक बार फटाफट से बताओ, क्योंकि मेरे 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास बेटा स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ पे सर सिंपल सी बात है, जब बल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो घर्षण पीछे की तरफ लगेगा। दैट मीन्स कि क्या होगा सर, यहाँ पे ये आपका जो फ्रिक्शन होगा, ये आपका राइट से लेफ्ट तरफ लगेगा, यानी पीछे की तरफ लग रहा होगा, यानी फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। राइट, एक एक बच्चा सही है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब होगा क्या सर, गाड़ी तो रुकी हुई थी, घोड़े ने इसको खींचने की कोशिश करी, खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब गाड़ी जब तक चल नहीं रही है स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक बार चलना शुरू कर देती तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता। यानी सर जब तक चल नहीं रही थी स्थैतिक घर्षण था, एक बार चलना शुरू कर गई तो वो गतिज घर्षण में आ जाता। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, उदाहरण भी समझ लिया, सब कुछ क्लियर है। बट अभी भी एक डाउट रह गया सर, इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो आप लोग एग्जाम्पल लो इसी वाले पार्ट में, जब ये ऊंट या फिर जो घोड़ा है, ये जब गाड़ी को खींच रहा है, तो सर बस गाड़ी जब चलने ही वाली है, बस जब चलने ही वाली है, उस टाइम तक जो फोर्स लगाया जा रहा था सर क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन था। घोड़े ने बहुत ताकत लगाई, चल भाई चल चल, और एक लिमिट के बाद वो धीरे 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 करके फिर टिक 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 चलने लग गया। तो फिर से लिंक करता हूं, यहां पर क्या हुआ, पहले ताकत लगाई, फिर धीरे 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 करके और ये भागने लगा। तो इस वाले पार्ट में सर यहां पर जिस टाइम पे उसने पहिए ने बस घूमना स्टार्ट किया ही था सर, इस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम लोग बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ये वो फ्रिक्शन हुआ जहां पे बस गाड़ी चलने ही वाली है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पर अब सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको बस एक लास्ट एग्जांपल दे जा रहा हूं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। सो गाइज, आप लोग जब भी अपनी साइकिल चलाए होंगे, मैं बाइक का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि बाइक से लिंक नहीं कर पाओगे, आप लोगों ने, सब लोगों ने कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी। तो साइकिल जब आप चलाना शुरू करते थे तो उस टाइम पे आपको पेडल पे ज्यादा जोर मारना पड़ता था, याद है? पेडल पे ज्यादा जोर मारना पड़ रहा है, और एक लिमिट के बाद फिर साइकिल आराम से धीरे धीरे करके मस्त एकदम धीरे धीरे चल आपकी तेज होती हुई चली जाती थी। क्योंकि सर स्टार्टिंग में हम लोगों को इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता था, इस वाले फोर्स वाले पार्ट से हमको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता, तो हम लोग को स्टार्टिंग में ताकत लगानी पड़ती थी, और एक बार गाड़ी चल जाती थी तो मस्त एकदम मूव करते हुए जाते थे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो गाइस, अब हम लोग मिलेंगे कल, जहां पे मैं आपको ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल में बताऊंगा विद बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स, राइट? और आज सर आप लोगों के लिए जो मैंने पढ़ाया आज, क्योंकि अपना टॉपिक खत्म हुआ है, तो आज मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भेजने वाला हूं, तो आज सब लोग प्लीज क्वेश्चन जरूर लगा लेना। मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूं, सो आई नीड टू गो। चलिए फिर, अच्छे से ख्याल रखो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर, क्वेश्चंस भेजूंगा, लगाना जरूर, ठीक है? कल हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।